डेली करंट अफेयर्स को हम लोग कवर कर रहे हैं और आज 27 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है उसको देखते हैं। पहला है ये बिहार समेत 11 राज्यों में बेरोजगारी दर 3 गुना ज़्यादा वृद्धि हुई है। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट के मुताबिक जून के महीने में जहां देश में बेरोजगारी दर 9.17% रही, जबकि बिहार समेत 11 राज्यों में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा रही है। और इसमें हरियाणा 27.9% बेरोजगारी दर के साथ प्रथम स्थान पर रहा है और इसके बाद दूसरे स्थान पर राजस्थान जहां पर 26.2% बेरोजगारी दर है और उसके बाद तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल जहां 22.1% बेरोजगारी दर है और तीसरे स्थान पर झारखंड है। और बिहार में जो बेरोजगारी दर का प्रतिशत है वो 10.5% है और सबसे कम बेरोजगारी दर में गुजरात पहले स्थान पर है जहां 1.8% बेरोजगारी दर है और उसके बाद मध्य प्रदेश है जहां पर 2.3% बेरोजगारी दर है। दरअसल ये जिन राज्यों में बेरोजगारी दर कम है वहाँ का सबसे बड़ा कारण है कि मनरेगा के तहत अधिक से अधिक रोजगार दिया गया है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से भी आधा है और इसका सबसे बड़ा कारण लेबर पार्टीशन रेट का कम होना है। दरअसल ये बेरोजगारी दर का अर्थ होता है कि कितने लोग काम करना चाहते हैं और उनमें से कितने लोगों को काम नहीं मिला है। नेक्स्ट है, देश में एक बार फिर जातिगत जनगणना होना चाहिए। इसको हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में 50 सीएनजी बसों का उद्घाटन किया है और इसके बाद मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लाभुकों को 350 एम्बुलेंस सौंपे हैं और उन्होंने कहा है कि जातिगत आधारित जनगणना कराने को लेकर सरकार फरवरी 2019 और फरवरी 2020 में विधानसभा में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा था। दरअसल जातिगत जनगणना 2010 के बाद कराई गई थी और उसकी रिपोर्ट 2013 में आई थी, लेकिन उसे प्रकाशित नहीं किया गया था। नेक्स्ट है, देश में कोरोना से सुधर गए हालात और इसमें भारत 44वें स्थान पर है। हाल ही में द इकोनॉमिस्ट की नॉर्मल रिपोर्ट जारी की गई है और यह रिपोर्ट भारत समेत 50 प्रमुख देशों के सर्वे पर आधारित है जो कि दुनिया के 90% जीडीपी का कवर करते हैं और इसमें दुनिया का 76% आबादी निवास करती है। दरअसल ये रिपोर्ट कुछ प्रमुख आधारों पर जारी किए गए हैं, जैसे बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन, यातायात, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें कितनी सामान्य रही, मनोरंजन स्थल जैसे सिनेमा घर और पेशेवर खेलों की क्या स्थिति रही और इसके अलावा ये दुकानों में कितनी भीड़ रही, बड़े शहरों के दफ्तरों में कितना काम का स्तर क्या रहा, ये इसका मुख्य आधार रहा है। और इंडेक्स की गणना के लिए ट्रैकर में 100 अंक पर सेट किया गया है और इसके आधार पर दुनिया में मौजूदा जीवन को 69 अंक मिले हैं और जबकि घर में रहने वाले सबसे कम सार्वजनिक परिवहन सुविधा, ऑफिस का कामकाज, ये 80% से ऊपर अंक मिले हैं। भारत में मौजूदा सूचकांक 53.8% अंकों के साथ भारत ये 44वें स्थान पर रहा है और इसके बाद हांगकांग 101.2% के साथ ये सूचकांक में सबसे ऊपर रहा है और इसके अलावा पाकिस्तान चौथे स्थान पर है। अमेरिका, चीन और ब्रिटेन ये 3 देश पहले 10 में भी शामिल नहीं हैं। नेक्स्ट है, तेलंगाना के रामप्पा मंदिर को हाल ही में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। तेलंगाना के तेलुगु जिले के पमलेट में स्थित ये ऐतिहासिक रामेश्वर मंदिर को विश्व धरोहर की उपाधि प्रदान की गई है और इस मंदिर को रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और रुद्रेश्वर मंदिर का ये निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के शासनकाल के दौरान ये रेचरला रुद्र ने करवाया था, जो कि काकतीय राजा गणपति देव का एक सेनापति था और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और मंदिर के जो अधिष्ठाता देवता है वो रामलिंगेश्वर स्वामी है। नेक्स्ट है, ये इजराइल की एयरलाइन
ने मोरक्को के लिए सीधे उड़ानों का संचालन किया है। इजराइल की 2 एयरलाइनों ने इजराइल और मोरक्को के बीच अपनी पहली वाणिज्यिक उड़ानें शुरू कर दी है और यह घटनाक्रम दोनों देशों के बीच रिश्तों को आधिकारिक रूप से सामान्य करने में 1 साल से भी कम समय में हुआ है और ये इजराइल और मोरक्को के बीच में 2020 के अंत में दोनों देशों ने अपने रिश्तों को समान करने के लिए तैयार हो गए थे और उनके बीच जो मध्यस्थता का काम किया था वो अमेरिका और इनके बीच जो संधि हुई थी उसे अब्राहम संधि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है जापान चीन से सीधे गया एयरपोर्ट पहुंचेंगे पर्यटक। ये गया एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार किया जा रहा है और रनवे बड़ा होने पर जापान और चीन से आने वाले पर्यटक अब सीधे बोध गया में उतरेंगे और इससे गया में पर्यटकों की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि होगी। नेक्स्ट है प्रिया मलिक ने ये विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय पहलवान प्रिया मलिक ने बुडापेस्ट में विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है और चैंपियनशिप के आखिरी दिन प्रिया ने 73 किलोग्राम भार वर्ग में ये फाइनल मुकाबले में बेलारूस की पहलवान सोनिया पोटावोविक को 5-0 से हरा करके इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है ये भारतवंशी यूसुफ अली अबू धाबी में सर्वोच्च अधिकारी बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। अबू धाबी के क्राउन शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने ये प्रख्यात भारतीय उद्योगपति यूसुफ अली को ये सरकार की संगठन में उपाध्यक्ष के तौर पर इनको नियुक्त किया गया है और यह संगठन यूएई के सभी कार्यों की निगरानी करता है और ये 29 सदस्यीय बोर्ड में शामिल किए जाने वाले यह अकेले भारतीय हैं। नेक्स्ट है अमिताभ कांत ने हाल ही में ये सेफ्टी ऑर्बिट पुस्तक का विमोचन किया है और ये नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने शिफ्टिंग ऑर्बिट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्ट्री ऑफ द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम नामक इस पुस्तक को लॉन्च किया है, जो कि यह पुस्तक स्टार्टअप्स के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका है और यह पुस्तक आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर श्री थिलाई राजन और आईआईएम बंगलुरु के डॉक्टर श्रीवर्धन के और आईआईएम कोझिकोड के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर थॉमस और आईआईटी मुंबई के डॉक्टर रोहन चिंचवड़ क्रॉ द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया है। नेक्स्ट है लड़कियों एवं महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल 40 दास्ता का गठन किया है। ये हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर पुलिस ने लड़कियों एवं महिलाओं को बचाने के लिए 40 सदस्य महिला दस्ते स्पेशल 40 का गठन किया है। नेक्स्ट है ये 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया है और ये पूरे भारत में 26 जुलाई को 22वीं वर्षगांठ मनाई गई है कारगिल विजय दिवस की और यह दिवस 1999 में ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का प्रतीक है, जब उन्होंने कारगिल सेक्टर में उचित चौकियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा समर्थित घुसपैठियों को खदेड़ दिया था। नेक्स्ट है ये नदी को जानो ऐप, ये हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नदी को जानो ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप का उद्देश्य पूरे भारत में नदियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है और यह ऐप नदियों के भौगोलिक, स्थानीय जलस्तर और प्रदूषण के स्तर को एकत्र करेगा।